हे दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन होता है आपका 15 मार्क्स का। और हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, तो यहाँ पर हमने पाया कि एक प्रश्न को लिखने के लिए हमें 11 मिनट 45 सेकेंड का समय मिलता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निहित किया जा सकता है। उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निहित व्यक्ति को अपनी निहितता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इंग्लिश में, ऑन व्हाट ग्राउंड्स पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 आल्सो मेंशन the remedies available to such people against his disqualification। तो यहाँ पर जो आपका है, जो एक ये व्यक्ति है जो चुनाव में डिस्क्वालिफाइड पीपुल है अर्थात अयोग्य व्यक्ति है, तो इस अयोग्य व्यक्ति का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत हम अयोग्य सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उन उपचारों को बताइए जिन उपचारों को उपयोग कर यह व्यक्ति अपनी डिस्क्वालिफाइड या अपनी अयोग्यता को कम कर सकता है या अपने आप को योग्य सिद्ध कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक पर सीमित शक्ति है और इसे अत्यधिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। इंग्लिश में, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी enlarged into absolute power. In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power। तो इस क्वेश्चन में जो है कह रहे हैं कि हमसे आपको जो हमारी ये संसद है, इस संसद के संशोधन करने की जो शक्ति संविधान को कैसी है, सीमित शक्ति है। तो क्या संशोधन करने की जो आर्टिकल 368 है, इसमें से संशोधित कर संसद क्या संविधान के इस मूल ढांचे को ये नष्ट कर सकती है? तो इसकी आप व्याख्या कीजिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक उपक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पार्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। कमेंट। सो एक क्वेश्चन जो आपका है, इसमें कह रहे हैं कि जो आपकी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के आरक्षण की वजह से जो स्थानीय स्वशासन, जैसे आपके ग्रामीण स्तर के जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, उनमें से इन्हें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया 1/3 का, इस आरक्षण में से इसमें कह रहे हैं कि जो आपका पितृतंत्रात्मक जो समाज था, उस पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। अर्थात जहां पर पहले पुरुषों का शासन होता था, वहां पर अब महिलाओं का भी शासन होने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें महान्यायवादी की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। इंग्लिश में, द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो आपका ये महान्यायवादी होता है, ये महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार और वकील होता है। तो आपको बता दें, जो आपकी भारत सरकार को एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायक का मिला जुला रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणवत्ता और उसके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ चुका है। चर्चा कीजिए। इंग्लिश में,
इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रूल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन व्हिच इज टर्न हैज एडवर्सिटी इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड दियर आउटकम डिस्कस। तो इसमें कह रहे हैं कि जो आपका ये एक संसद सदस्य है, इस संसद सदस्य का जो राष्ट्रीय विधि निर्माता अर्थात राष्ट्रीय स्तर के जो जितने भी सारे कानून होते हैं उनके बनाने के रूप में इसका जो पद या भूमिका है वो अवनत की ओर जा रही है। तो इसकी वजह से वाद विवादों की गुणवत्ता व परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, नीचे गिरे, अर्थात इन प्रभावों की में जो है कमी आई है, इस पर चर्चा कीजिए आप। अगला क्वेश्चन, विकास योजना के 9 उदारवादी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनीकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा, चर्चा कीजिए। इंग्लिश में, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग मल्टी लेवल प्लानिंग is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockage discuss। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका 9 उदारवादी प्रतिमान है, जो 9 उदारवादी अवस्था है, वो बहुस्तरीय योजनाओं को प्रभावी करने में तो आगे बढ़ा रहा है, किंतु अनेक क्रियान्वयन में ये रुकावटों के रूप में सामने आ रहा है। तो इस पर भी आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है, साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है, यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में, द नीड फॉर कोऑपरेशन एमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स हैज बीन एन इनहेरेंट components of development, discuss partnership, bridge the gap among the sectors. It also sets in motion of culture of collaboration and team spirit in the light of statement above examine India development process। तो इसमें कह रहे हैं कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक अर्थात विभिन्न क्षेत्रक के बीच ये जो सहयोग है, इस सहयोग की वजह से विकास हो रहा है और टीम भावना की संस्कृति उत्पन्न हो रही है, इस पर आप चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेद वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने के नीतिक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता, चर्चा कीजिए। इंग्लिश में, परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दियर अवेयरनेस एंड एक्टिव इम्प्रूवमेंट ए ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस डिस्कस। इसमें कह रहा है जो आपके शुभेद वर्ग होते हैं, शुभेद वर्ग ऐसे वर्ग जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे आपकी जनजातियां, तो इनके जो कल्याण के लिए योजनाओं का निष्पादन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि इन लोगों को अपनी उन योजनाओं के प्रति जागरूकता नहीं है और वो अपनी इन योजनाओं के प्रति सक्रिय नहीं है, इस पर आप चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्प्रेरित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है, विस्तार से समझाइए। इंग्लिश में, द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज फॉर इंडिया हैज अ लेदर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मैग्निलाइज्ड नेशंस हैज disappeared on account of its newfound role in the emerging global order। elaborate। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा देश भारत ये है, भारत देश पहले जो उपेक्षित एवं उत्पीड़ित राष्ट्र थे, जो बहुत सारे उनको हमेशा संपोषित करता था, किंतु आज की उभरती हुई वैश्विक अवस्था में भारत इन देशों में जो संपोषित या इनकी जो मदद करता था उस रूप से आज अपनी पहचान खोते जा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आपका ये इंटरनेशनल से क्वेश्चन था और इसके पहले के जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो थे क्वेश्चन वो आपके थे उससे पॉलिटी से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण
वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने विफलता है जो भारत के आत्मसमादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। What introduced friction into the items between India and the United States is that Washington is still unable to find for India position its global strategy which would satisfy India's national self-esteem as ambitions explained with suitable examples। तो इसमें कह रहे हैं आपका इंडिया है, इंडिया की जो खटास है किसके साथ, आपकी यूएस से, जो अमेरिका है। इससे खटास इसलिए है कि जो वाशिंगटन इस अमेरिका की राजधानी है, ये आज दिन तक भी भारत की वैश्विक रणनीति में कोई भी खोज नहीं कर पाया है, जिसके कारण इंडिया और यूएसए के बीच खटास है। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन 20 कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन 2018 के। थैंक यू एंड सो मच।